फादर की एज ज़्यादा होती है तो ऐसे केसेस में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी तरह की मेंटल इलनेसेस आ जाती है। 12 महीने तक बेबी प्लान करने के लिए सोचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कैसे कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का? जब भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिरता है, डिफरेंट तरह की बीमारियां पनपने लग जाती हैं। जब IVF से जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल इलनेस होने का, किसी तरह की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फ्राइट, ये आजकल हर किसी को है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी बॉडी पर इंटरनली, जो हमें पता भी नहीं चलता। डॉक्टर लीना, ये IVF क्या है और ये ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों है? इनफर्टिलिटी के लिए होम्योपैथी बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ आपकी बॉडी के हार्मोन्स को करेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ना कि कोई प्रोसीजर करने की जिससे कि फीमेल की बॉडी ख़राब हो। विदस के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। विदस में आज एक बार फिर से हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर लीना जी को। तो आज डॉक्टर लीना से हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर लीना से। डॉक्टर लीना, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर लीना, आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो ये इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अनु, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आजकल डे टू डे प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और इंडिया में ग्लोबली अगर हम देखें, अगर हम आंकड़े देखें तो 27.5 बिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो कि इनफर्टाइल हैं। और ये रेट जो है ये थोड़ा टाइम से बढ़ता ही जा रहा है। अब इनफर्टिलिटी है क्या, सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करूंगी। अगर एक मेल और फीमेल पार्टनर में फीमेल पार्टनर गर्भ धारण नहीं कर पा रही है या फिर कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब WHO क्या कहता है इसके बारे में, इसको थोड़ा सा जानेंगे। एज़ पर WHO, इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं उसमें अगर एक मेल और फीमेल पार्टनर 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा समय, यानी 12 से 15 महीने तक अगर बेबी प्लान कर रहे हो, उसके लिए ट्राई कर रहे हो, कंसीव करने के लिए ट्राई अगर फीमेल पार्टनर कर रही हो और गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब इसमें भी कुछ ऐसे, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि आफ्टर मैरिज 6 मंथ के बाद उनको ऐसा लगने लग जाता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं फीमेल, तो उनको लगता है कि वो फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई हमें बेबी कंसीव करना है। बट 6 महीने का अंतर जो होता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। 12 महीने तक अच्छे से उनको ये बेबी प्लान करने के लिए सोचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसके बाद ही कराने चाहिए, उससे पहले परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दिस इज़ इनफर्टिलिटी। डॉक्टर लीना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल या फीमेल? अनु, इनफर्टिलिटी के लिए हमारी इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये अभी से नहीं, पहले से ही चली आ रही है प्रथा। इवन इनफर्टिलिटी नहीं, कोई भी हेल्थ इश्यू या कोई भी नेगेटिव थिंग लाइफ में चल रही होगी ना, उसके लिए फ़ीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हेल्दी कंसेप्शन के लिए मेल और फीमेल पार्टनर दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गर्भ धारण करने के लिए, एक हेल्दी चाइल्ड के लिए और एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए अगर एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है तो एक हेल्दी ओवम की ज़रूरत होती है। और ये दोनों कैसे पॉसिबल होंगे अगर आप मेंटली, आप फिजिकली तो है ही, आपके सारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल और फीमेल की बॉडी में एक तो सही होने चाहिए, दूसरा जो है आप मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए। तो उसके बाद ही कंसेप्शन जो है, फर्टिलिटी रेट जो है तभी ही इम्प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है, मतलब किस वजह से ये ऐसा हो रहा है? देखिए, ये तो है ही कि इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक हेल्दी कंसेप्शन जो है उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर हेल्दी कंसेप्शन होता क्या है। ब्रेन जो होता है हमारा, वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है। सारे हमारे बॉडी के हार्मोन्स के जो चेंजेस होते हैं, किस समय पे कितना हार्मोन कितनी क्वांटिटी में रिलीज़ करना है, हमारा ब्रेन ही डिसाइड करता है। हमारे ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस, एक ऑर्गन होता है जो कि डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। ये मैं फीमेल की बॉडी के बारे में बता रही हूँ। अब इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस
फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल की एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो हर महीने आती है। अब उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस हर महीने कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि ओवरी जो होती है फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवरी होती है वो उसको स्टिमुलेट करती है और उसके अंदर जो है एक एग रिलीज़ करती है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। प्रॉपर हार्मोन्स आने चाहिए इस बीच में, तभी ओव्यूलेशन होगा, एक हेल्दी ओवम जो है वो रिलीज़ होगा ओव्यूलेशन के दौरान। उसके बाद वो ओव्यूलेशन अगर कंसीव होगा, कैसे होगा? अगर एक स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है थ्रू वेजाइना, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। अब ये देखिए, जो स्पर्म है और जो ओवम है उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? वो फेलोपियन ट्यूब में होगा। पहले ओवम जो है वो ओवरी से निकलती है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करती है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का। सेल्स जो है वो डिवाइड होने लग जाती है और उसके बाद जो है यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। जो बीज होता है वो गर्भ के अंदर जड़ पकड़ लेता है, या फिर मैं कहूँगी इम्प्लांटेशन हो जाता है। वहाँ से जो है एक हेल्दी कंसेप्शन स्टार्ट होता है और उसके बाद आगे की जर्नी जो प्रेगनेंसी की है वो स्टार्ट होती है। अब इस सारे के सारे चक्र में अब ये देखिए एक पूरा सर्किट है, ये एक नेचर ने एक सर्किट डेवलप कर रखा है, ये कुदरत का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब देखिए लाइट कैसे आएगी? एक पूरा सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो लाइट नहीं जलेगी। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी इस पूरे के पूरे कनेक्शन में, पूरे सर्किट में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो ओवरी में हो, चाहे वो हार्मोन से ले लेते हैं, अगर वो हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, चाहे वो ओवरी के अंदर प्रॉब्लम हो, फेलोपियन ट्यूब में हो, यूट्रस में हो, वेजाइना में हो, यहाँ पर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम होगी तो एक कंसेप्शन जो है, एक फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अब ये तो मैंने फीमेल की बॉडी के बारे में आपको बताया। मेल भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने कहा। अगर मेल की स्पर्म काउंट में या स्पर्म की क्वालिटी में, मोबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तब भी फर्टिलाइजेशन और एक हेल्दी कंसेप्शन जो है वो नहीं हो पाता। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है एक हेल्दी कंसेप्शन नहीं हो पाता। वैसे जैसे देखा जाता है, अगर एज रिलेटेड बाकी के जो कॉजेज़ हैं, जो भी कारण है, अगर हम डिटेल में देखेंगे तो इसमें तो एक एज हो गया, दूसरा है स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, जो हम लेते रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से, एज की वजह से और डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल या फिर मेल, इन दोनों के शरीर में अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तब भी हेल्दी कंसेप्शन नहीं हो पाता। डॉक्टर लीना, पहले जो शादियाँ ना वो 22 या 23 साल की उम्र में हो जाती थी, और अब जो है अब हम देखते हैं कि 30+, 32, 33, इवन 38 तक होती हैं। बहुत लेट शादियां हो रही हैं क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि पहले सेट हो जाएं, फिर शादी करेंगे, फिर बेबी प्लान करेंगे। एक तो वैसे शादी आपकी लेट हुई, फिर आपने बेबी भी लेट प्लान किया, तो क्या ये भी एक मेन कारण हो सकता है? अनु, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। एज जो होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके पीछे। देखिए, हम मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, फीमेल्स भी और मेल्स भी। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास सही समय पर सही चीज़ होनी चाहिए, शादी भी सही समय पे होना चाहिए और बेबी जो है उसका प्लान भी, बच्चा भी सही समय पे होना चाहिए, तभी हेल्दी कंसेप्शन होता है। अब ये क्या है कि जो एज है हमारी फीमेल की बॉडी के अंदर 20 से लेके 30 साल जो होता है वो हाई फर्टाइल पीरियड होता है। इस समय में जो फर्टिलिटी रेट होता है वो फीमेल की बॉडी में अच्छा होता है। हर महीने जो है हर महीने की जो पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर अच्छे से हार्मोन का सर्ज होता है, गुड क्वालिटी ऑफ ओवम रिलीज़ होता है और उसका इम्प्लांटेशन भी बहुत अच्छे से होता है। यानी बॉडी बहुत अच्छी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि बेबी कंसीव करने के लिए। और जैसे कि मैं बताऊँगी 26 से लेके 30 साल तक अगर फीमेल की एज चली जाती है तो 30 से लेके 35% तक की जो है फर्टिलिटी रेट होता है उस टाइम पर। अगर 30 के बाद चली जाती है, 40 तक चली जाती है, तो ओनली 40 के बाद तो ओनली 5% फर्टिलिटी रेट होता है फीमेल की बॉडी में। यानी कि उसके हिसाब से हार्मोन्स निकलेंगे और उसके हिसाब से कंसेप्शन होगा। 40 के बाद अगर फीमेल कंसीव करती है तो इसमें देखा जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जैसे कि मिस कैरेज होता है, रिपीटेड बार बार मिस कैरेज होगा, सही से कंसीव नहीं हो पाएगा फीमेल की बॉडी के अंदर। और इवन उसमें ये भी देखा जाता है कि लेटर ऑन जो बच्चे के अंदर अगर किसी तरह से बेबी हो भी जाता है उनको, तो उसमें किसी तरह की मेंटल इलनेस जो है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बच्चे के अंदर आने के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से मेल की बॉडी भी होती है, एज उनको भी इम्पैक्ट करती है। हार्मोन्स का सर्ज, जैसे मैंने बताया, किस समय पे कितना हार्मोन रिलीज़ होना चाहिए ये डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के ऊपर। हार्मोन्स कितना हार्मोन सिक्रीट करेगा ये भी एज से रिलेटेड होता है। अगर मेल के अंदर भी जो है
30 साल तक, 35 से लेकर 30 साल तक जो है मेल्स के अंदर हाई फर्टाइल पीरियड होता है। उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, मोबिलिटी, वो सब बहुत अच्छी होती है जी। उस समय पे पुअर क्वालिटी ऑफ स्पर्म नहीं होता है तो कंसेप्शन अच्छा होता है, यानी कि फीमेल के पार्टनर जो है उसमें जल्दी जल्दी मिसकैरेज नहीं होगा, अर्ली एबॉर्शन नहीं होगा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी नहीं होगी। बट ये भी देखा जाता है अगर आफ्टर 40, जैसे कि अगर मेल पार्टनर है उसकी एज ज़्यादा है, 40 है, 40 से ऊपर है, तो उस केस के अंदर देखा जाता है कि फ़ीमेल के अंदर जल्दी जल्दी मिसकैरेजेस होते हैं। अब ये मिसकैरेज होने से भी फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यूट्रस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और जो मेल पार्टनर होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि अगर फादर की एज ज़्यादा होती है तो ऐसे केसेस में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी तरह की मेंटल इलनेसेस आ जाती हैं। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटिज्म पाया जाता है, कंजेनाइटल, कि कोई किसी बच्चे का कोई बॉडी पार्ट नहीं बना होता, बहुत सारे अदर डिफेक्ट्स होते हैं जैसे क्लेफ्ट पैलेट हो गया, कंजेनाइटल एनोमलीज हो गई, कोई बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा एक कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, पर्सनालिटी में चेंज हो जाते हैं, इन हार्मोन्स की वजह से पर्सनालिटी में चेंज हो जाते हैं। तो एज का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है एक बच्चे को कंसीव करने के लिए, मेल पार्टनर के लिए भी और फीमेल पार्टनर के लिए भी। अभी आपने स्ट्रेस की भी बात की थी डॉक्टर लीना, अगर देखा जाए तो स्ट्रेस तो हर किसी को है, हर दूसरे व्यक्ति को स्ट्रेस है, वो उस तनाव में जी रहा है। तो इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस का मतलब क्या रोल है? देखिए, फर्टाइल होना, बच्चे को कंसीव करना, ये पूरा प्रोसेस जो है बॉडी का हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन्स में ज़रा सी गड़बड़ हुई और आपका इम्पैक्ट आने लगा इसके ऊपर, फर्टिलाइजेशन के ऊपर, बेबी कंसीव करने के लिए इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फ्राइट, ये आजकल हर किसी को है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी बॉडी पर इंटरनली, जो हमें पता भी नहीं चलता कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी स्ट्रेस में होते हैं हम, फियर और फ्राइट में होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो इंक्रीज़ होता है ना, उसके साथ साथ फर्टिलिटी रेट 12% डिक्रीज़ हो जाता है। अब मैंने ये कहा कि स्ट्रेस होगा तो आपका फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आप फीमेल के केस में देखिए, अगर कोई फीमेल है उसका बार बार रिपीटेड एबॉर्शन हो रहा हो, ठीक है, उसको बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा, एक तो वो मेंटली परेशान है, ऊपर से आसपास के लोग उसको डेली बोल रहे हैं। फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे पेशेंट को है या नहीं, पर आसपास के लोगों को ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस बारे में, तो डेली उसको इस बात का मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको बेबी कंसीव करना है, जल्दी करना है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से भी पहले ही उसको अंदर से प्रॉब्लम है, दूसरा जो ये मेंटल प्रेशर जो होता है ना, ये उसकी फर्टिलिटी रेट को और ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है। और जो एबॉर्शन होते हैं वो इस तरह से रिपीटेड एबॉर्शंस होने लग जाते हैं, या फिर कंसेप्शन नहीं हो पाता, या फिर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जो भी मटेरियल बन रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर। इसी तरह से मेल्स के अंदर भी है। अगर हम मेल के अंदर देखें तो जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, वो भी स्ट्रेस से रिलेट करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से हार्मोन्स का एक तरह से इम्बैलेंस हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो, और जो स्पर्म का जो काउंट होता है, स्पर्म की क्वालिटी, वो एक दिन का काम नहीं होता। एटलीस्ट एक हेल्दी स्पर्म को बनने के लिए 7 डेज चाहिए होता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। एक हेल्दी स्पर्म जब एक हेल्दी ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तभी एक हेल्दी बेबी की फॉर्मेशन होगी। तभी ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आप प्लान कर रहे होते हैं, मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर को अपने पूरे स्ट्रेस को, क्योंकि आप एक नई लाइफ को, एक नई लाइफ को आप इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको किसी तरह की स्ट्रेस, किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह का फियर, फ्राइट नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी तो आपने कंसीव कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब सेकंड बेबी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक बार आपने ट्राई किया, 2 बार किया और कई बार एबॉर्शन हुए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है कि जिसको आप लें और इस तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो? एक्चुअली इनफर्टिलिटी में भी एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। जैसे आपने अभी बताया कि एक बेबी है आपके पास, उसके बाद दूसरा कंसीव नहीं हो पा रहा, दिस इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। एक बेबी होने के बाद फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जो किसी भी कारण से हो सकता है, एज की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर फीमेल की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो गई है किसी भी लेवल पे,
तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। दिस इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जो एक बार भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, एक बार भी उसका या होता है तो वो रिपीटेड एबॉर्शन में चेंज हो जाता है। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और मैं यही कहूँगी इनफर्टिलिटी के लिए होम्योपैथी बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ आपकी बॉडी के हार्मोन्स को करेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ना कि कोई प्रोसीजर करने की जिससे कि फीमेल की बॉडी ख़राब हो। तो इसमें हमारे पास काफ़ी, जैसे कि अर्ली 3 मंथ में अगर रिपीटेड अबॉर्शन होते हैं तो एक मेडिसिन होती है सीपिया, वो ले सकते हैं। बट जो भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ अंडर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेंगे, क्योंकि उस समय पर पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी सिचुएशन, उसकी लाइफस्टाइल क्या कह रही है, उसके बेसिस पे मेडिसिन दी जाती है। ये मैं जर्नली बता रही हूँ कि ये मेडिसिन देते, जैसे कि सीपिया दे सकते हैं आप। सीकेल कॉर एक मेडिसिन है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, उसको एनीमिया है, स्क्रॉनी उसका लुक है, खाने पीने का मन नहीं करता है, वॉमिटिंग का मन रहता है, उसमें हम सीकेल कॉर भी दे सकते हैं। कैलकेरिया काप होता है, उसको हमेशा फियर रहता है, ये मैं पर्सनालिटी के साथ मैच करके भी बता देती हूँ आपको। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, इनसिक्योरिटी रहती है उनको, पब्लिक की इनसिक्योरिटी रहती है, ये लगा रहता है कि मेरे बारे में सब कोई बात कर रहे हैं, अब बेबी कंसीव नहीं हुआ उसके बारे में भी सब कोई बात कर रहे हैं, सारी बातें उसको ऐसे ही लगती है, फील होती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, पुट ऑन कर लेते हैं जल्दी से वेट ड्यू टू सम डिसीजेज ऑल्सो, मे बी उनके अंदर पीसीओडी का कोई डिसीज़ चल रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है वेट पुट ऑन, हार्मोन चेंजेस, तब हम कैलकेरिया दे सकते हैं। डॉक्टर लीना, एक और चीज़ हम सुन रहे हैं आजकल, पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है? और आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि हर दूसरी लड़की जो है वो इससे परेशान है, तो क्या ये एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है? बिल्कुल अनु, बहुत ही सही क्वेश्चन आपने किया है। पीसीओडी होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जो कि बहुत ही कॉमन है, हर सेकंड फीमेल में, हर सेकंड गर्ल में आप देख सकते हैं। इवन जब स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब पीरियड्स बच्चों के स्टार्ट होते हैं, गर्ल्स में स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ही पीसीओडी डिटेक्ट हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर, और वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। अब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम कैसे जज करते हैं कि भाई किसी को पीसीओडी है? एक्चुअल में जैसे कोई फीमेल आ रही है, इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है सारे सिम्टम्स को, जो भी हमारी बॉडी में चल रहा होता है वो बता देती है। और फीमेल्स की बॉडी में ज़्यादा अधिकतर जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर बताती हैं कि फीमेल्स की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पीसीओडी के केसेस में अगर पीरियड्स बहुत लॉन्ग टर्म तक चले जा रहे हैं, लंबे समय तक है, हर महीने जो है 10-10, 15-15 दिन के हो रहे हैं, हर महीने में एक बार होना चाहिए, 4 से 5 दिन का होना चाहिए, और फ्लो जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना करे। बट इससे हट के अगर 15-15, 20-20 दिन का फ्लो हो रहा है और पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है पेशेंट इससे, तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। कुछ केसेस में ऐसा देखे जाता है कि 3-4 महीने तक जो है पीरियड स्किप हो जाते हैं और उसके बाद एकदम से सडन फ्लो आता है और वो 2-2 महीने 3-3 महीने तक चलता है और पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो परेशान हो जाते हैं। सेकेंड, बॉडी के ऊपर जो है थिक हेयर आने लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू सम हार्मोन चेंज। फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे होते हैं पीसीओडी में, उसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ आने लग जाती है। एक्ने, पिंपल आ जाना, सडनली बॉडी का वेट जो है वो गेन हो जाता है। पेशेंट कहता है कि मैं खाता भी नहीं, इतना ज़्यादा मेरी डाइट भी नहीं है, मैं प्रॉपर वर्कआउट भी कर रहा हूँ, एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है मेरे को। मूड चेंजेस, एंजाइटी आना, कभी किसी बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो जाना, सैडनेस रहना, ये सारे मूड स्विंग्स भी ड्यू टू हार्मोन्स के चेंज की वजह से आते हैं। एक्चुअल में पीसीओडी जो होता है उसके अंदर ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और मल्टीपल सिस्ट होते हैं। हर महीने ओवरी जो है एक सिंगल ओवम रिलीज़ करती है, एक सिंगल बनना चाहिए, बट ओवरी का जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट होते हैं। ये पानी से भरे हुए पैकेट्स के जैसे होते हैं, तो एक तरह से एबनॉर्मल काम कर रही है ओवरी ना। बनाना चाहिए एक बार मल्टीपल ग्रोथ, क्योंकि हार्मोन्स जो है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जो ओवरी को स्टिमुलेट करे जा रहे हैं, मल्टीपल सिस्ट बनाए जा रही है ओवरी। अब उसको रिलीज़ करने के लिए या तो ज़्यादा ब्लीडिंग करती है या फिर ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है, और डिफरेंट दूसरे तरह के हार्मोन जैसे एंड्रोजन वगैरह सिक्रीट करती है, जैसे कि फेस पे पिंपल आते हैं, बॉडी का वेट एकदम से इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। डॉक्टर लीना, हम देखते हैं कि जिन गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट हुए हैं, जैसे आपने भी कहा कि अगर 10 या 12 दिन होते हैं तो ये एक पीसीओडी का कारण बन सकते हैं, या आगे चल के जब आपके बच्चे की शादी होगी तो एक इनफर्टिलिटी का कारण भी होंगे।
तो जो स्टार्टिंग जो होती है, जब हमारे जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके जब पीरियड स्टार्ट हुए हैं और वो इतना ड्यूरेशन जो है वो लंबा चल रहा है 10-12 दिन का, तो होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है जो उनको देनी चाहिए? बिल्कुल अनु, जैसे कि पीसीओडी के केस में मैंने बताया ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक चल रहा है। और गर्ल्स भी ऐसे आते हैं जिनको काफ़ी जब पीरियड स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो पीरियड्स का फ्लो अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक है तो उस समय पर पेरेंट्स को चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन लें और उसके जो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन है उसको करेक्ट कराएं। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो पीरियड्स को इस तरह से कंट्रोल करती हैं हर महीने। मतलब ऐसा नहीं कि इनिशियली ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक ही मेडिसिन से, क्योंकि कोई स्टेरॉइड नहीं दे रहे हैं बच्चे को। और इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 साल लगेंगे। और हर महीने की जो साइकिल है वो रेगुलेट होनी चाहिए। पहले जैसे 15-15 दिन के थे, अब 10 दिन, देन 7 डेज, देन 4-5 डेज। जो भी एबनॉर्मलिटी थी वो नहीं होनी चाहिए। इनिशियली ये ज़रूरी नहीं है कि पीसीओडी के जो सिस्ट है वो अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो वाला ऐसा टाइम होता है जब बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही होती है अंदर से, और रेगुलेशन ऑफ हार्मोन एक तरह से सेट हो रहा होता है। दूसरा, आजकल बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं इसी एज में, पहले के समय में ऐसा नहीं था, तभी आजकल जो केसेस है पीसीओडी के वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं कि इसका इम्पैक्ट सीधा उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, मैं एडवाइस करूँगी, कभी भी जैसे इस तरह से अगर इरेगुलरिटी जा रही है पीरियड्स में, तो कभी भी आप हार्मोन्स के जैसे इंजेक्शन, एलोपैथिक मेडिसिन में सीधे हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, हैवी मेडिकेशन दी जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं होती। हो सकता है कि बच्चे को पीसीओडी ना हो ड्यू टू ये हार्मोन्स लेने की वजह से, स्टेरॉइडल ड्रग लेने की वजह से लेटर ऑन उसको डेवलप हो जाए, इसलिए मना किया जाता है। और होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ पीसीओडी की, जैसे एपिस करके एक मेडिसिन होती है। अगर ओवेरियन रीजन में, लोअर एब्डोमेन रीजन में, राइट या लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो, इतना ज़्यादा पेन हो कि वो स्टिंग कर रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पर सूजन सी आ रही हो, क्योंकि उस समय पे सूज भी जाती है ओवरी ना, तो उस समय पर एपिस दे सकते हैं। कैलकेरिया एक मेडिसिन है जो कि दी जा सकती है, ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत अच्छी दवाई है। उसके साथ साथ कुछ मेंटल फीचर्स भी होते हैं, कुछ फिजिकल जर्नल्स भी होते हैं जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर अच्छे से जज करके इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकेसिस, अगर लेफ़्ट साइड में कंटिन्यूस पेन हो रहा हो और साथ साथ में फ्लो जो है ब्लड का बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो, क्लॉट में ब्लड आ रहे हो, तब लेकेसिस मेडिसिन दी जा सकती है। और आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी दी जाती है अगर बर्निंग टाइप का, जलन जैसा उसको पेन हो, ओवेरियन रीजन में हो, कमर में भी जा रहा हो, तब दी जा सकती है। इसके साथ साथ कुछ और पीसीओडी के केसेस में हमेशा कुछ ऐसे मेजर्स लेने होते हैं, जैसे लाइफस्टाइल कुछ सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिटेक्ट हो चुका है कि आपको पीसीओडी है, यानी कि हार्मोन्स आपका बिगड़ा हुआ है बॉडी का, तो उसी टाइम से रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी है, एक नॉर्मल एक्सरसाइज पैटर्न अपना मेंटेन रखना है, जिससे कि बॉडी के हार्मोन्स का सर्च अच्छे से हो, अच्छे से रेगुलेट हो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ता है और बॉडी वेट गेन होने लग जाता है, तो आपको उस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखना है। डाइट का अपना प्रॉपर ध्यान देना है, हैवी फ्राई फूड नहीं खाने, सिंपल डाइट रखनी है। अपने फूड के अंदर नट्स ऐड करने हैं, फ्रूट्स ऐड करने हैं, वाटर इनटेक अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। और दूसरा, स्ट्रेस जो होता है वो अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। अगर पेशेंट को कोई भी स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम है तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, क्योंकि जहाँ पे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा उससे आपके हार्मोन्स के कंट्रोल होगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। स्ट्रेस की आपने बात की ना, तो जब ये पीरियड स्टार्ट होते हैं तो मैं देखती हूँ कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, जो लेडीज़ हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सी लेडीज़ जो है वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, चिड़चिड़ाने लगती हैं, क्योंकि वो शायद एक ऐसा पेन होता है कुछ लेडीज़ को जो शायद बर्दाश्त नहीं हो पाता है, और ऐसे में वो मूड स्विंग्स जो हैं वो होते रहते हैं। तो जो आपने मेडिसिन बताई हैं, अगर उनको सही से लिया जाए तो ये सारी चीज़ें जो वो ठीक हो जाएंगी। जैसे आपने बताया कि नॉर्मली भी अगर पीरियड्स के दौरान पे ये देखा जाता है कि फ़ीमेल्स के नेचर में चेंज आता है, एकदम से सडन बैठे बैठे कैसे नेचर में चेंज आ गया। उनसे पूछते हैं तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, बट मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, डिफरेंट फीमेल की पूरी बॉडी ही डिपेंड करती है कि सही समय पे सही अमाउंट ऑफ हार्मोन आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है। अगर वो रिलीज़ नहीं हो पाता या फिर उसमें किसी तरह का इंक्रीज़ है या फिर डेफिशिएंसी है,
तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ता है आपको। ओव्यूलेशन के टाइप पे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो बॉडी में बहुत फीमेल्स होती हैं कि बॉडी में पेन हो रहा है या फिर मूड के अंदर चेंज हो रहा है या फिर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही है। ड्यूरिंग दैट टाइम, ओव्यूलेशन के टाइम में वो हार्मोन का सर्ज होता है जो इरिटेबिलिटी लाता है मूड के अंदर। तो हार्मोन्स का बहुत ही इसीलिए फीमेल्स को तो है ही कि रेगुलर अपना एक्सरसाइज का पैटर्न मेंटेन रखना चाहिए, जो कि बहुत हेल्प करता है। डॉक्टर लीना, कोलेस्ट्रॉल कैसे कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का? अनु, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। 30-40 साल से हम इसी चीज़ पे आ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बिहाइंड ईच एंड एवरी डिसीज़ इन आवर बॉडी, और अगर आगे के 30-40 साल तक भी हम यही गाना गाते रहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ही है सबके पीछे। पर अब कुछ ऐसी स्टडी आई है जिससे पता चलता है कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। अब देखिए, हमारी जैसे देखा जाता है कि अगर 350 तक भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। डाइट में एकदम रिस्ट्रिक्टेड डाइट स्टार्ट कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लाइफ से हटा देते हैं, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुछ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने 2 गलती करी है। एक्चुअल में हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है, कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं, माइट भी कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो कि उसे 350 तक लाना पड़ा कोलेस्ट्रॉल। 40 के बाद अगर बॉडी के अंदर इस तरह के कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि 350 तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जा रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर रिकवरी चल रही है किसी डिसीज़ की। हो सकता है आपको नहीं पता चल रहा, पर बॉडी को मेंटेन करके रखने है अपनी इम्यूनिटी, इस वजह से वो उसको हील अप कर रही है। अब क्या करते हैं, हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कम कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया, एकदम से दूध दही सब कुछ खाना बंद कर दिया। दूसरा, हमने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खानी स्टार्ट कर दी, हमने 190-180 तक लेके आ गए। तो क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में स्कार्सिसिटी हो रही है, कम हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। जब भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिरता है, डिफरेंट तरह की बीमारियां पनपने लग जाती हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन जो होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट तरह के प्रोसेस करने के लिए। जो अगर फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल गिर जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स डिसीज़ उन्हीं को ज़्यादा होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को एकदम से गिरा लेते हैं बॉडी के अंदर, और मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग जाती है इसकी वजह से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। और ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पेन स्टार्ट हो जाता है, बोन का ग्रीस जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि कुछ इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा टेस्टोस्टेरोन पे, और स्पर्म की क्वालिटी जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं कि हम HDL के, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लिवर जो होता है उसके अंदर जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसका भी कुछ काम होता है, और LDL का भी कुछ काम होता है। जैसे हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर फैट होता है वो लिवर की तरफ लेके जाता है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है वो रिकवरी का काम करता है, रिपेयर का काम करता है। हमारी जो कोशिकाएँ होती है, हर एक सेल मेम्ब्रेन को जो है कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है बनने के लिए। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो वो कोशिकाएं टूटने लग जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, जल्दी से टूट जाएंगी। आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको करने के लिए कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर होता है, बट अगर हम उसको कम कर देते हैं तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर डैमेज होने लग जाएगी। आपको ये ज़रूर आपने सुना होगा, हर एक मदर को पता होगा कि जब इनिशियली बेबी पैदा होता है तो 1 महीने के लिए मदर का फीड जो होता है बहुत ज़्यादा बिल्कुल चाहिए होता है उसको। क्यों? क्योंकि जो इनिशियली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा फैटी होता है, उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उसके, और उसके बॉडी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी हमें फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। सेकंड, जैसे हम पुराने टाइम में चले जाते हैं, उस टाइम में क्या कहा जाता था, देसी घी खाना है हमें, शुद्ध खाना खाना है, दही खाना है, दूध क्यों बोला जाता था? स्ट्रांग रहने के लिए, और वो बात सच भी थी, जो कि साइंटिफिकली अभी प्रूव भी हो रही है बहुत जगह पर। मैंने ये बोला है कि कोलेस्ट्रॉल चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खा रहे हो, आप ऐसे फूड खा रहे हो जो कि आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करे। आपको हेल्दी फूड खाने हैं, कोलेस्ट्रॉल की लिमिट, मतलब डरना नहीं है इस चीज़ से, मेंटेन करके रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है साथ साथ, और इससे डरना नहीं है। डॉक्टर लीना, ये IVF क्या है और ये ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों है? अनु, आजकल IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
इसको कहा जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं और इट्स वेरी कॉमन आजकल के टाइम में। एक्चुअल में जो मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट है, एक खोज है ये जो कि आपका यूज़ करिए, बट अगर किसको रियली में इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी इसकी तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज नेचुरल प्रेगनेंसी, नेचुरल कंसेप्शन इज़ मच बेटर देन दिस प्रोसेस, और बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही इसके अंदर हर सिटिंग के अंदर कुछ पे करना होता है पेशेंट को, और उस सिटिंग के 50% चांसेस होते हैं कंसीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसी तरह की बच्चे के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मिस कैरेज के चांसेस जो होते हैं फीमेल के अंदर वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बॉडी का यूट्रस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली मदर के बॉडी में से ओवम लिया जाता है, उसको बहुत सारे मेडिकेशंस दिए जाते हैं एक हेल्दी ओवम के लिए। एक हेल्दी ओवम लेने के बाद उसको स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है। कहाँ कराया जाता है? आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर एक हेल्दी स्पर्म लिया जाता है, एक हेल्दी ओवम लिया जाता है। ओवम के काफ़ी सारे सैंपल लिए जाते हैं और उनको एक स्लाइड पर फर्टिलाइज कराया जाता है। प्रॉपर एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। चांसेस होते हैं उस पर भी, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है, तो उनको स्टोर करके रखा जाता है टेस्ट ट्यूब में। उसके कुछ समय के बाद जब उसके अंदर डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है, तो उसको उस भ्रूण को मदर के यूट्रस के अंदर डाला जाता है और उसको इम्प्लांट कराया जाता है। फिर कुछ ऑब्जर्वेशन के अंदर फीमेल को रखा जाता है कि वो इम्प्लांट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बट आजकल ऐसे भी मरीज़ देखे जाते हैं जो कि इसको एक फ़ैशन के फॉर्म में लेते हैं। हर किसी को IVF कराना है, बट इसके ठीक है मॉडर्न साइंस है, इसकी कुछ एडवांटेज हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, वो भी जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि IVF के केस में आप देखते हैं कि फ़ीमेल के बॉडी के अंदर जो बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं ओव्यूलेशन के टाइम में, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। यूट्रस के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। एक तरह से वो फॉरेन मटेरियल ही हुआ है जिसको बाहर मिलाया गया, उसके बाद बॉडी में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया गया। तो यूट्रस उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, उसकी वजह से ही मिसकैरेज जो है, अर्ली अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं। किसी केस में होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इम्प्लांट कर लेता है। बॉडी पे डिपेंड करता है, फीमेल की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। सेकंड, देखा जाता है कि ऐसे IVF के केसेस में प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, 7वें महीने में, 6ठे महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसके भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे और भी बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर डेवलप हो जाती है। क्योंकि जो लास्ट का फेज 7, 8, 9 जो मंथ होता है, वो अगर बच्चा यूट्रस में रहता है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ अच्छी होती है, सर्कुलेशन, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सारा बनता है उस टाइम पर। और अब जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसमें एक क्रिटिकल कंडीशन भी होती है जिसको कहते हैं कि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी। जब बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं कि एक हेल्दी ओवम को बनाया जाए फीमेल की बॉडी में, उस टाइम पर ओवरी जो है वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है। इसको हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। ओवरी के अंदर सूजन आ जाती है, फूल जाती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन। तो वो जो होती है क्रिटिकल कंडीशन होती है। अगर इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है तो तुरंत डॉक्टर को आपको विजिट करना है, इमरजेंसी में दिखाना है, क्योंकि ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है फीमेल के लिए। इसके साथ जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ फीमेल के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं IVF के केस में। हाइपरटेंशन, BP बढ़ जाता है फीमेल का, ये केसेस भी देखे जाते हैं। एक ये भी देखा जाता है कि जब IVF से जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल इलनेस होने का, किसी तरह की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब हमने बाहर एक एग को और एक स्पर्म को फर्टिलाइज़ कराया बाहर के एनवायरनमेंट में, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होना था, मदर की बॉडी के अंदर होना था, तो हमने ठीक है हमने अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की, पर उस समय पे किसी तरह की जेनेटिक, क्योंकि ये सारा का सारा जो चेंजेस होता है, सेल जो होती है वो आपस में बटने लग जाती हैं, जेनेटिक चेंजेस होने लग जाते हैं। आउटसाइड द मदर बॉडी क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हम पहले से सस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। मदर का जो यूट्रस है उसका इन्वायरमेंट भी उसको नहीं मिल पाता। तो ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चे में, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ना कि किसी बच्चे का कोई बॉडी पार्ट नहीं बना या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के अंदर। बच्चे आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा
ज़्यादा देखा जाता है बच्चों के अंदर, ये भी एक कारण हो सकता है। IVF भी एक कारण हो सकता है इसका, या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है बच्चे के। तो ये सारी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ जो है ये IVF की वजह से भी डेवलप हो सकती है बच्चों के अंदर। डॉक्टर लीना, हम हमेशा सुनते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको बीमार करते हैं, तो क्या पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने बहुत बार सुना है ऐसा कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। हमारी बॉडी के साथ भी ऐसे ही है, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग की बीमारी है। अब ये ओवर थिंकिंग जो होता है, पहले थिंकिंग ओवर थिंकिंग में चेंज हो जाती है, फिर ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग एंड सुसाइडल टेंडेंसी में चेंज हो जाती है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपसे शेयर करती हूँ, USA में एक स्टडी हुई थी जिसमें 117 लोगों का एक ग्रुप उन्होंने सिलेक्ट किया, जिसमें उन लोगों को लिया गया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट थे अपनी लाइफ सिचुएशन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी और वायलेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा हुआ था उन लोगों के अंदर ना। उनको ढूंढा गया, उनको एक ग्रुप में रखा गया और उनको 7 डेज़ तक ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी था। उसके बाद उनके ब्लड के सैंपल चेक किए गए। उन्होंने देखा कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट थे तो उनका जो कॉर्टिसोल लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था उस समय पर। और जब कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होता है, उस समय पर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, IgA करके एक हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, वो सारी की सारी इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी, मतलब उसको, हमारी इम्यूनिटी को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है। जब हम स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं तो पूरी इम्यूनिटी जो है वो उसको ठीक करने में लग जाती है कि किसी तरह से वो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो रिलैक्स हो जाए और बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई डिसीज़ ना हो। तो जो लोग इस समय पे ज़्यादा, मतलब हर टाइम स्ट्रेस में ही रहते हैं, उनकी प्यूरी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रेस को कूल डाउन करने में लगी रहती है, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। सारी आजकल ऑटो इम्यून डिसीज़ जो भी देखी जा रही है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे वो SLE है, या फिर हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो सारी डिसीज़ है वो इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। उस स्टडी में भी देखा गया कि जब उनको एक अच्छे से पीसफुल एनवायरनमेंट में रखा गया तो उनका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम हो गया और उनका IgA लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो गया और बैलेंस आउट करने लगा बॉडी को। तो इस तरह से हमें ये देखना चाहिए, अगर हम भी कभी किसी स्ट्रेस आउट सिचुएशन में हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी जो है इस टाइम पर वहाँ पर लगी हुई है, अब कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस हैं बॉडी में, तो इस चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर लीना, IVF का ट्रीटमेंट तो आपने बताया बहुत महंगा है और थोड़ा रिस्की भी है, और आपने जिस तरह से बताया कि एक फीमेल को कितने सारे, मतलब इंजेक्शंस, कितनी सारी दवाइयाँ अपनी बॉडी के अंदर लेनी होती हैं, क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है? बिल्कुल अनु, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के और उनको सक्सेस भी मिलती है। मैं एक केस आपको बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ। हमारे पास एक केस था जो कि 8-9 साल से दैट फीमेल वाज इनफर्टाइल और उनको बेबी अडॉप्ट करना था। एट लास्ट यही सॉल्यूशन था उनके पास, उन्होंने मन बना लिया था। अब उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उन्हें जाके लिखवाना पड़ता है किसी डॉक्टर से कि भाई फीमेल इज़ इनफर्टाइल, तभी वो अडॉप्ट कर पाते, कुछ प्रोसीजर होता है। तो वो गए डॉक्टर के पास और फिर हमारे पास भी आए वो ट्रीटमेंट के लिए इसी बीच। उसके बाद उनको वो लिखवाने वाले थे वहाँ पर हमारे पास आए, कुछ समय तक उनका ट्रीटमेंट चला एंड उस फीमेल ने कंसीव कर लिया। उनकी एज भी ज़्यादा हो गई थी बट फिर भी उन्होंने कंसीव किया और अभी 8 साल का उनका बेबी है जी। और तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और देखिए, हमें बॉडी को हर्ट नहीं करना है, बॉडी को बीमार नहीं बनाना है, अंदर से बॉडी को हेल्दी रखते हुए ट्रीटमेंट देना है, जो कि होम्योपैथी में पॉसिबल है। काफ़ी सक्सेसफुल केसेस हैं होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी के, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारा का सारा रीजंस हार्मोन्स की वजह से है। रिप्रोडक्टिव साइकिल आपकी ख़राब है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस या फिर मेल्स के किसी भी ऑर्गन में कोई भी डिफेक्ट है, उसको सही किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। दूसरा, हार्मोन्स का अगर कोई फ्लक्चुएशन है वो ठीक किया जा सकता है। तीसरा, कोई केमिकल नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई एडिक्शन नहीं है आपको, अगर प्रॉपरली आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर, हाँ टाइम ज़रूर लगेगा इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि पूरा जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वो पूरा केस हिस्ट्री लेके सब चीज़ जान के फिर मेडिसिन आपको देते हैं। सेकेंडली, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो भी बहुत हद तक कम होता है जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तो जब आप लेंगे ऐसे मेडिसिन होम्योपैथिक तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और साथ में आपको जो अपना लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज करना है, डाइटरी फैक्टर्स पे अपने ध्यान देने हैं। हर कपल को ये चाहत होती है कि उनका एक बच्चा हो जो उस घर आंगन में खेले, और
हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाते हैं, टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपके घर में वो खुशियाँ ज़रूर आती हैं जिसका आप इंतज़ार जो हैं वो वर्षों से कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर लीना कि जो भी डाउट्स आज हमारे मन में थे वो आपने क्लियर किए हैं। आगे भी आपसे किसी और टॉपिक पर हम ज़रूर बात करेंगे और आप हमेशा ही टाइम लेकर हमारे इस पॉडकास्ट में आती हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। अगर आप भी डॉक्टर लीना से अपना होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर है। मैं यहाँ आपसे पर्सनली एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, हम आयुर्वेद में जाते हैं, हम एलोपैथी लेते हैं। एक बार आप होम्योपैथी के ऊपर विश्वास ज़रूर करके देखिएगा, आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो आपने एक पॉडकास्ट जो आप देख रहे थे वो स्टूडियो कोहाट में हो रहा था। अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे विदस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।